सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बाइक कंपनी के बारे में जिसने अपनी शुरुआत एक छोटे से गैरेज से की थी एंड एक टाइम पे वो कंपनी दुनिया की सबसे तेज़ और स्टाइलिश बाइक बनाने वाली कंपनी बन गई थी। लेकिन आज वही कंपनी अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है। तो आज हम जानेंगे कि केटीएम ने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जिससे आज उसे अपना अस्तित्व बचाना पड़ रहा है। सो केटीएम बाइक की शुरुआत एक बाइक कंपनी से नहीं बल्कि एक छोटी सी मशीन रिपेयर वर्कशॉप से हुई थी। तो ये साल था सन 1934 और जगह थी मैटिगोफेन ऑस्ट्रिया, जो कि एक छोटा सा शहर है। तो यहीं पे एक इंजीनियर रहते थे जिनका नाम था हंस ट्रंकनपोल्स, जिन्होंने एक वर्कशॉप खोली थी जिसका नाम रखा था क्राफ्ट फर्जुक ट्रंकनपोल्स मैटिगोफेन, यानी मोटर गाड़ियों की मरम्मत की दुकान। तो शुरुआत में सिर्फ यहाँ पे डीजल इंजन और मोटर गाड़ियाँ रिपेयर की जाती थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया में धीरे धीरे मोटरसाइकिल्स की डिमांड बढ़ने लगी और इसके बाद फिर साल 1951 इसी साल में हंस ट्रंकनपोल्स ने केटीएम का पहला मॉडल बनाया जिसका नाम था केटीएम R100। इसमें 98 सीसी का इंजन था और इसे पहली बार केटीएम की वर्कशॉप में ही असेंबल किया था। सो इसी सब के बीच में केटीएम को साल 1953 में अपना पहला पार्टनर मिला जिनका नाम था एर्नस्ट क्रोनरी, जो कि एक बिजनेसमैन थे। यहीं से केटीएम का नाम पड़ा क्रोनरी फैस ट्रंकनपोल्स मैटिगोफेन एंड यहीं से केटीएम का नाम आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। इसके बाद केटीएम ने धीरे धीरे बाइक बनाना शुरू किया, स्कूटर, साइकिल्स और यहाँ तक कि मोटर स्पोर्ट्स में भी कदम रखा। केटीएम की बाइक्स हल्की थी, तेज थी और ऑफ रोड रेसिंग में कमाल कर रही थी, लेकिन ये सफर हमेशा आसान नहीं रहा। सन 1999 में जहाँ पे हंस ट्रंकनपोल्स की मौत हो जाती है और कंपनी को आर्थिक रूप से तंगी घेरती है। सन 1991 तक हालात इतने बिगड़ गए थे कि केटीएम को दिवालिया घोषित कर दिया, यानी बैंक करप्ट घोषित कर दिया गया और यहीं से शुरू होती है केटीएम के पुनर्जन्म की कहानी। सन 1991 में जब केटीएम आर्थिक संकट में थी तो कंपनी को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। तो इनके नाम मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। जो इसकी पहली डिवीज़न थी वो बनाती थी मोटरसाइकिल एंड जो दूसरी डिवीज़न थी वो बनाती थी साइकिल डिवीज़न, यानी वो साइकिल बनाती थी एंड तीसरी डिवीज़न इसकी रेडिएटर्स बनाती थी एंड जो इसकी चौथी डिवीज़न थी वो थी टूल डिवीज़न, जो कि केटीएम की टूल बनाती थी। सो इनमें से केटीएम फेरारी यानी जो कि साइकिल डिवीज़न थी वो अलग कंपनी बन गई, बाकी तीनों बाद में फिर से ही केटीएम ग्रुप का हिस्सा बन गई। तो यहाँ पे केटीएम को एक और गेम चेंजिंग मोमेंट आता है। ये साल था सन 1992 में क्रॉस इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी ने केटीएम स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल को खरीद लिया और केटीएम को एक बार फिर से नया जीवन मिल गया। अब केटीएम ने नया नाम ले लिया था केटीएम स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल। साल 1992 से 2000 तक केटीएम ने धीरे धीरे अपने पुराने डिवीजनों को फिर से वापस खरीद लिया, टूलिंग डिवीजन को दोबारा लिया, रेडिएटर यूनिट को वापस लिया। इसके बाद केटीएम ने पूरी ताकत से बाइक प्रोडक्शन शुरू किया, नई टेक्नोलॉजी और दमदार RSD और रेसिंग पर फोकस किया। केटीएम ने रैली और ऑफ रोड रेसिंग में हिस्सा लेना शुरू किया और फिर एक के बाद एक रेस में जीतने लगे। केटीएम अब सिर्फ बाइक ब्रांड नहीं, अब ये एक रेसिंग मशीन बन गया था। इस दौर में केटीएम ने बहुत सारे नए मॉडल लॉन्च किए जैसे कि ड्यूक EXC सीरीज, सुपरमोटो एडवेंचर सीरीज एंड इसी दौरान कंपनी ने WP सस्पेंशन और हसवर्ग जैसी कंपनियों को भी खरीद लिया। धीरे धीरे केटीएम की बिक्री, टर्नओवर और मार्केट वैल्यू बढ़ती गई। फिर आता है साल 2007 जब केटीएम ने एक ऐसा काम किया जो कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने लॉन्च की अपनी पहली स्पोर्ट्स कार जिसका नाम था केटीएम एक्सपो। अब केटीएम सिर्फ बाइक नहीं, स्पोर्ट्स व्हीकल की दुनिया में भी उतर गया था और इसी साल केटीएम से जुड़ती है भारत की कंपनी बजाज ऑटो। तब शायद किसी ने सोचा नहीं था कि यह पार्टनरशिप केटीएम को भारत में बुलेट से भी ज़्यादा मशहूर बना देगी। उसमें केटीएम की सालाना बिक्री लगभग 65,000 यूनिट थी, लेकिन साल 2008 और 2010 में कंपनी ने भारत के लिए कुछ खास प्लान किया। केटीएम और बजाज ने मिलकर भारत में मेड इन इंडिया बाइक्स डिजाइन की, जिनमें शामिल थी केटीएम ड्यूक 200 जो कि 2012 में लॉन्च हुई, केटीएम ड्यूक 390 जो कि साल 2013 में आई, केटीएम RC 200 एस RC 390 2014 में रेसिंग बाइक्स की एंट्री हुई। इन बाइक्स का डिजाइन इंटरनेशनल लेवल का था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भारत के पुणे चांकण प्लांट में होती थी। इससे इन बाइक्स की कीमत भी काबू में रहती और परफॉर्मेंस शानदार मिलती। इन बाइक्स ने भारत में यंगस्टर को दी एक नई पहचान, तेज, हल्की, स्टाइलिश और रेसिंग मशीन जैसी। साल 2012 तक केटीएम की बिक्री बढ़कर लगभग 1 लाख यूनिट्स पार कर गई थी और 2015 तक यह बढ़ 1,08,000 यूनिट सालाना हो गई। ये बाइक्स पुणे से बनकर निकलती थी। केटीएम ने इन्हें 17+ देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यानी एक भारतीय कंपनी बजाज की मदद से केटीएम बन गया इंटरनेशनल ब्रांड।
इसी दौरान केटीएम ने यूरोप की कंपनियों को भी खरीदना शुरू कर दिया। 2013 में केटीएम ने BMW से हस्कबर्ना मोटरसाइकिल खरीदी, हस्कबर्ग को मिलाया और फिर हस्कबर्ना को दोबारा लॉन्च किया। अब केटीएम ग्रुप के पास 3 ब्रांड हो चुके थे, केटीएम, हस्कबर्ना, गैस जिसे कि बाद में ऐड किया। 2015 तक केटीएम का ग्राफ कुछ ऐसा था। प्रोडक्शन थी इसकी 1,80,801 यूनिट्स और जो इसकी रेवेन्यू थी वो थी 1 बिलियन प्लस यूरोज और इनकी जो बाइक थी वो 17 प्लस कंट्रियों में एक्सपोर्ट होती थी और इनके पास 2500 प्लस एम्प्लॉयज हो चुके थे। पर ये ग्रोथ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। 2016 तक केटीएम अपने पीक पर थी, बिक्री शानदार थी और ब्रांड वैल्यू और हाई और यंगस्टर्स की पहली पसंद बनी हुई थी। लेकिन असली मुसीबत धीरे धीरे चाप से शुरू हो रही थी। जैसे ही साल 2017 और 2018 आया, मार्केट बदलने लगा। दूसरे ब्रांड्स ने भी परफॉर्मेंस बाइक्स लॉन्च करनी शुरू कर दी। यामाहा R15 B3, अपाचे RR 310 और डोमिनोर जैसी बाइक्स ने केटीएम को कड़ी टक्कर दी। लोगों को अब केटीएम की कीमत ज्यादा और वैल्यू कम लगने लगी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ प्राइस की नहीं थी। केटीएम की बाइक तो बेहतरीन थी पर सर्विस सेंटर और एक्सपीरियंस खराब होने लगा था। बाइक लेने के बाद जब लोग सर्विस सेंटर जाते उन्हें मिलता अधूरा काम, समय पर सर्विस नहीं होती थी और कस्टमर को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। कई बार लोग घंटों तक इंतजार करते थे और जब बाइक मिलती तो काम अधूरा या गलत किया होता था। ब्रेक ठीक से नहीं टाइट, इंजन ऑयल बदला ही नहीं और कोई सुनवाई नहीं। इस वजह से केटीएम से लोग धीरे धीरे उकता गए और बात यहीं खत्म नहीं हुई। केटीएम के स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से नहीं मिलते थे। केटीएम के छोटे छोटे पार्ट्स जैसे ब्रेक लीवर, क्लच वायर, इंडिकेटर, इनके लिए लोगों को 2-3 महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। बाइक शोरूम से खरीदी जाती थी, लेकिन सर्विस सेंटर और पार्ट्स का हाल देखकर लोग दोबारा केटीएम की तरफ देखना ही छोड़ देते थे, जिससे इसकी रीसेल वैल्यू भी कम होने लगी। नतीजा साफ था, केटीएम की सेल्स गिरने लगी, लेकिन कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग रोकने के बजाय बाइक्स बनाते जाना जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि बाइक्स शोरूम में अटकती गई, स्टॉक बढ़ता गया और नुकसान गहराता गया। और यहीं पे साल 2021 में बजाज ने केटीएम की पेरेंट कंपनी पियरर मोबिलिटी एजी को अपने 46.5% शेयर ट्रांसफर कर दिए। अब बजाज का केटीएम से सीधा रोल लगभग खत्म ही हो चुका था। अब पूरी कमान स्टीफन पियर के हाथ में थी। फिर साल 2023 और 2024 में केटीएम को लगता है एक तगड़ा झटका। लगातार गिरती बिक्री, मार्केट ट्रस्ट डाउन और स्पेयर पार्ट्स और सर्विस की शिकायतें, नई बाइक्स का ठंडा रिस्पॉन्स। केटीएम को लगभग 3 बिलियन यूरो से ज्यादा का कर्ज लेना पड़ा। कर्मचारियों की छंटनी शुरू हुई, इंटरनेशनल डीलरशिप बंद हो गई और कंपनी ने कुछ प्रोजेक्ट्स होल्ड पर डाल दिए। 2024 में आखिरकार केटीएम को बेच ही दिया गया। अब ब्रांड चला गया एमबी अगस्ता के अरबपति मालिक सरदारोव परिवार के हाथों में। केटीएम जिसने कभी इंडिया और यूरोप की सड़कों पर राज किया था, आज खुद अपनी पहचान बचाने के लिए जूझ रहा था। सो अभी हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमसे वीडियो में कोई पॉइंट छूटा है या तो वीडियो में कोई कमी है, सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आगे के लिए उसे सुधार सकें। सो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो पे। राइड सेफ टू राइड अगेन।